गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। इंग्लिश ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो दोस्तों, आज फिर से हम लोग द हिंदू का एक नया पेज लेकर के आए हैं। एडिटोरियल है 1806-2020 का एडिटोरियल है और टाइटल है इसका डिजॉर्डर एट द बॉर्डर। डिजॉर्डर का मतलब होता है अशांति, यानी बॉर्डर पे जो अशांति है उसके बारे में ये एडिट पेज है। एडिट पेज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका हम लोग ये कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं। और थीम क्या है इसका? तो थीम यही है कि ये आज का एडिट पेज इंडो चाइना रिलेशंस में जो खटास और जो कड़वाहट आ रही है उस पर ये फोकस कर रहा है। और कल जो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक्यूजेशन लगाए, जो आरोप लगाए इंडिया के ऊपर, वो अपनी गलती को मानने के बजाय इंडिया पे ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इस तरीके से पेपर का ये कहना है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन बिगड़ सकती है और जो सिचुएशन है वो ऐसा टर्न ले ले कि शायद युद्ध तक ना लेकर के चला जाए। तो इसी सब की बातों पे, इन्हीं सब बातों पे फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल। विद द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स, कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर कैजुअलिटीज इन क्लासेस। और ये भी जो रिपोर्ट्स आई है कि चाइनीज जो सोल्जर्स हैं एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर के कैजुअलिटीज़ यानी हताहत होने की जो खबर आई है इन क्लासेस मतलब झड़प में, एट द गालवान वैली में इन लद्दाख। इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड अनचार्टेड टेरिटरी। इंडिया और चाइना जो है अब एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है, एक ऐसा अनजान और ख़तरनाक रास्ता है जिसके बारे में दोनों में से किसी को पता नहीं है। कहने का मतलब है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अब इनका रिलेशन इस मोड पे आ चुका है कि कुछ भी हो सकता है। अनचार्टेड यानी कि ऐसा जगह या ऐसा रास्ता जिसको मैप नहीं किया जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसको समझा नहीं जा सकता है। तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो ऐसे रास्ते पे आ गया है, ऐसे मोड पे आ गया है। अब यहाँ देखिए एंटर्ड काफ़ी बार आ चुका है और कई बार हमने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई नए व्यूअर हैं तो उनको हम बताना चाह रहे हैं कि एंटर जब किसी स्थान पे या किसी जगह पे जाने के लिए होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो रूम के अंदर घुसा, तो ही एंटर्ड द रूम होगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा। और अगर एंटर के साथ किसी नए स्थिति में परिवर्तन हो, शादीशुदा आदमी हो, कोई समझौते में जा रहा है तो वो इनटू ले लेता है। जैसे इंडिया एंड चाइना एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट्स पीसफुली, तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन किसी जगह पे जाने के लिए एंटर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ सिंस 1975, और ये जो मौत जो हुई है ये 1975 के बाद आमने सामने की लड़ाई में ये पहली मौत है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। अब यहाँ द का यूज़ जो हुआ है, फर्स्ट के पहले द लगा है। आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट ये यहाँ पे डिटरमिनर आप कह सकते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव है जो कि कॉम्बैट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव चैप्टर में ये रूल है कि एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। उनको एक तो होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव और एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होता है। तो जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के पहले द का यूज़ होता है, लेकिन 1 2 3 4 के पहले द का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल कि आई हैव द वन बुक, ये कहना गलत होगा। आई हैव वन बुक कहना सही होगा, आई हैव द वन बुक कहना गलत होगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है सेंटेंस में तो उसके पहले जनरली हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हु इज़ द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, द फर्स्ट PM, तो फर्स्ट सेकेंड के पहले द का यूज़ होता है।
द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस, जो ये क्लैशेस हैं, जो आपसी जो झड़प हुई है, जो टकराव हुआ है, इसमें इतना ब्रूटलिटी है। ब्रूटलिटी का मतलब इतनी ज़्यादा निर्दयता है, इतनी ज़्यादा क्रूरता है। विद सीवियर इंजरीज एंड डेथ्स इनकर्ड, जिसमें कि बहुत गंभीर घाव चोटें लोगों को आई हैं, फौजियों को चोट आई है और मौत भी हुई है। इनकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो शॉट्स वर फायर्ड, और ये सब कुछ इतनी हताहत की संख्या इतनी ज़्यादा हुई है इस बात के बावजूद कि वहाँ पे एक भी गोली नहीं चली है। डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद कि वहाँ पे कोई भी गोली नहीं चली है, बिना गोली चले लगभग 40-45 चाइनीज़ फोर्सेस और 20-25 इंडियन फोर्सेस मारे गए हैं या हताहत हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग फोर्सेस की कैजुअलिटी हुई है, वो भी बिना गोली चले। इज़ आल्सो अनहर्ड ऑफ दस फार, और ऐसी घटना अभी तक सुनी नहीं गई थी। द डेथ अकर्ड व्हेन द टू आर्मीज हैड एग्रीड टू डिसएंगेज, जो ये मौत जो हुई है, डेथ, ये तब हुई है जब दोनों सेनाएं ये एग्रीड कर चुकी थी, सहमति कर चुकी थी डिसएंगेज होने के लिए, यानी कि अब वहाँ से हटने के लिए, एंड डी एस्केलेट द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, और महीने से चला आ रहा, महीने लंबा जो चला आ रहा स्टैंड ऑफ है, जो गतिरोध बना हुआ था, स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध था, उसको डी एस्केलेट करने के लिए दोनों राजी हो गए थे। यानी उस तनाव को कम करने के लिए, डी एस्केलेट का मतलब कम करना, नीचे करना, तो उस तनाव को कम करने के लिए राजी हो गए थे। विच मेक्स द क्लैशेस पार्टिकुलरली शॉकिंग, तब इतना सब कुछ राजी होने के बावजूद भी जब इतने लोगों की मौत हुई है और इंजरीज इतनी सीवियर है, उसी के बारे में कह रहा है कि विच मेक्स द क्लैशेस पार्टिकुलरली शॉकिंग, तो उसके बाद भी ये जो क्लैशेस हुए हैं, ये क्लैशेस बहुत ही शॉकिंग हैं, बहुत ही झटका देने वाले हैं, अपने इमोशंस को हिला देने वाले हैं। चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड सोवरेनिटी ओवर द एंटायर गलवान वैली, चाइना अब पूरे गलवान वैली पे अपना आधिपत्य और अधिकार जमा रहा है। सोवरेनिटी का मतलब होता है आधिपत्य, संप्रभुता। ये तो यहाँ आप देखिए कि ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जहाँ भी अधिकार और आधिपत्य की बात होती है, उन सब वर्ड्स के साथ ओवर का यूज़ होता है प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे कंट्रोल ओवर, नियंत्रण है तो कंट्रोल के साथ ओवर। रूल ओवर, शासन है तो भी वो अधिकार या आधिपत्य की बात होती है, रूल ओवर। सोवरेनिटी ओवर, यानी कहीं भी नियंत्रण, अधिकार, आधिपत्य की बात, जो भी जिस वर्ड से सेंस आता है उसके साथ प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ होता है। इस यूनिफॉर्म रूल को याद रखिएगा। जैसे कंट्रोल ओवर, सोवरेनिटी ओवर, रूल ओवर, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अनलाइकली टू पुल बैक फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हाइदर टू नॉन कंटेंसस एरिया। अब चाइना ने जो अधिकार जमाना शुरू कर दिया है, कहा है कि गलवान वैली पूरा मेरा है, उसका है, तो ये इंडिकेटिंग दैट, ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि इट इज़ अनलाइकली, ये अब संभव नहीं है। अनलाइकली मतलब असंभव है, टू पुल बैक फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हाइदर टू नॉन कंटेंसस एरिया, कि ये जो महत्वपूर्ण और जो ये महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एरिया है, और हाइदर टू अभी तक, यानी अब तक ये गैर विवादित एरिया था, अब इस एरिया से चाइना का वापस जाना या चाइना का पुल बैक करना, ये अब अनलाइकली लग रहा है, लगभग असंभव सा लग रहा है। अनलेस इट इज़ फोर्स टू, और आगे कह रहा है कि ये तब तक नहीं जा सकते, अनलेस का यूज़ कंडीशन बताने के लिए होता है, ये तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक इट इज़ फोर्स टू, जब तक इनको बाध्य नहीं किया जाए, मजबूर नहीं किया जाए कि तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मजबूर हम नहीं करते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं या नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ अनलेस का यूज़ ये बताता है कि अनटिल, अनलेस, अप टू, ये तीन वर्ड को हम लोग आज समझ लें कि अनटिल का यूज़ तक के लिए होता है, ये भी कंडीशन बताता है, लेकिन अनटिल और टिल टाइम बताता है। और अनलेस का भी यूज़ तक के लिए होता है या जब तक के लिए होता है, लेकिन ये कंडीशन बताता है, शर्त बताता है।
जैसे आई विल वेट हियर अंटिल 5 PM, मैं आपका 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा, तो अंटिल होगा क्योंकि यहाँ पे 5 PM टाइम है, तो अनलेस 5 PM नहीं होगा। लेकिन जब आप कंडीशन बताते हैं तो अनलेस का यूज़ होता है। जैसे नो वन विल गिव हिम अ जॉब अनलेस ही इज़ ए ग्रेजुएट, कोई भी आदमी उन्हें नौकरी नहीं देगा अनलेस ही इज़ ए ग्रेजुएट, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन है। और अप टू का यूज़ तक होता है, यानी कि ये दूरी के लिए होता है। जैसे होता है कि लीव मी अप टू द पार्क, मुझे पार्क तक छोड़ दीजिए, तो लीव मी अंटिल द पार्क या अनलेस द पार्क गलत हो जाएगा। अप टू वहाँ पे दूरी को बताने के लिए तक के सेंस में अप टू का यूज़ होता है। इन हिज टॉक्स विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी अपीयर टू काउंटिनेंस दिस न्यू पोजीशन, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने भी इस अड़ियल रुख को प्रतिबिंबित किया था या उन्होंने भी समर्थन दिया था, उन्होंने भी इस बात को बताया था कि अब जो वो गलवान वैली का एरिया है ये चाइना का है, और इस बात पे उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया था। काउंटिनेंस का मतलब होता है चेहरा, फेस, और इसका मतलब होता है समर्थन करना भी होता है। दो मीनिंग इसके होते हैं, 2-3। एंड इवन कॉल्ड ऑन इंडिया टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द LAC, और साथ में कॉल ऑन का मतलब होता है आह्वान करना, आग्रह करना, कि इंडिया को ये भी उन्होंने बोला कि आप उन सैनिकों को पनिश कीजिए जो LAC पे आए थे या जिन्होंने LAC क्रॉस किया था, यानी कि अब इंडिया पे ही वो दोष लगा रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू एक्यूज चाइना ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर द LAC, और जब ये बात उन्होंने बोली तो इंडिया को अब मजबूरी में ये कहना पड़ा, सच बात कहनी पड़ी कि एक्यूज चाइना ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर द LAC, कि चाइना पे इंडिया ने दोष लगाया कि उसने LAC को अल्टर किया है। अल्टर मतलब LAC में बदलाव किया है, फेरबदल किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, विद दिस प्री मेडिटेटेड एंड प्लान्ड एक्शन बाय इट्स फोर्सेस, और पूर्व नियोजित, प्री मेडिटेटेड पूर्व नियोजित और प्लान्ड एक्शन के जरिए चाइना ने LAC के स्थिति को अल्टर किया है, चेंज करने की कोशिश की है अपने फोर्सेस के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि फोर्सेस का मतलब सैनिक होता है और फोर्स का मतलब ताकत और बल होता है। तो जब फोर्स में एस लगता है तभी जा कर के वो सैनिक और सेना का सेंस होता है। अगर कहीं पे एरर में लिखा जाए कि इंडियन आर्म्ड फोर्स, तो वो गलत हो जाएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो सैनिक के लिए हमेशा सेना के लिए फोर्स में एस लग करके आता है, तभी सेना का बोध होता है, और अगर एस हट जाएगा तो वो ताकत और बल हो जाएगा। मीनवाइल, इसी बीच रिपोर्ट्स दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल इंट्रेंस्ड इन द फिंगर एरिया, ये रिपोर्ट आई है कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, वो फिंगर एरिया, फिंगर 4 और 8 के बीच में अपने उन्होंने मोर्चाबंदी, किलेबंदी कर ली है, और द रीजेस अराउंड पैंगोंग सो, और जो घाटियां हैं पैंगोंग लेक के पास, उनके आसपास उन्होंने मोर्चाबंदी कर ली है, छुप कर के वो खड़े बैठे हुए हैं, घात लगाए हुए हैं। दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल्ड, और ये वो एरिया है जिसको इंडिया हमेशा पेट्रोलिंग करता था, वहाँ पे इंडिया के कंट्रोल में वो था। एंड रिमेन इनसाइड द LAC एट नाकुला पास आर वरिंग इंडिकेटर्स ऑफ ए हार्डनिंग चाइनीज पोजिशन, एंड रिमेन इनसाइड द LAC एट नाकुला पास, और जो LAC के पास नाकुला पास है वहाँ पे भी चाइनीज इनकर्शन हुआ है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वरिंग इंडिकेटर्स ऑफ ए हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन, ये चाइना के हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन का मतलब हुआ चाइना का जो कड़ा रुख है, चाइना का जो अड़ियल रवैया है, ये उसको बताता है, और ये चिंता का एक विषय है। वरिंग इंडिकेटर्स, ये चिंता बढ़ाता है कि चाइना का अड़ियल रवैया अब हमारे सामने आ रहा है। While Prime Minister Modi's strong statement on Wednesday of a befitting reply, हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट दिया था कि befitting reply, करारा जवाब दिया जाएगा, and of the sacrifices of the soldiers,
और ये भी कहा था कि जो सैनिकों का बलिदान है, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान है, दैट वुड नॉट गो इन वेन, जो कि व्यर्थ नहीं जाएगा, इज़ अ मच नीडेड एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट। ये बात जो मोदी बोले हैं, प्रधानमंत्री बोले हैं, उनकी ये बात जो है नेशनल सेंटीमेंट को, राष्ट्रीय भावनाओं को शांत करने के लिए या उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ये बात ज़रूरी है। लेकिन पेपर आगे बोल रहा है कि सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डज नॉट अपीयर टू बी द आंसर टू द अल्टर्ड सिचुएशन अक्रॉस द एलएसी। लेकिन सिर्फ बदला लेके, एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, सिर्फ बदला लेने से जो एलएसी पे सिचुएशन में जो चेंज हुआ है, अल्टर्ड सिचुएशन अक्रॉस द एलएसी, ये सिचुएशन में बदलाव नहीं आएगा, यानी कि बदला लेने से नहीं होगा, बल्कि उस पर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सिचुएशन एलएसी पे नॉर्मल होगी। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, अपनी रिस्पॉन्स को समुचित तरीके से तैयार करने के क्रम में उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सके। द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक इज टू अप्राइज द नेशन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ अकर्ड सिंस लेट अप्रैल अलोंग द एलएसी। तो अपने रिस्पॉन्स को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि पूरे राष्ट्र को अप्राइज कराएं, अवगत कराएं कि अप्रैल के बाद से एलएसी पे क्या हुआ है, देश को ये बताएं, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख एंड सिक्किम। साथ में लद्दाख और सिक्किम में भी कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, चाइनीज इनकर्सन कब कब हुआ है, ये सब कुछ देश को बताएं। मंडेज क्लासेस हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स, मंडे का जो झड़प थी उसने पुट एन एंड टू क्लेम्स दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। मंडे के जो क्लासेज हैं वो इस दावे को भी खारिज कर देता है, इस बात को भी खारिज कर देता है कि चाइनीज़ ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आए हैं या नहीं आए थे इंडियन भूभाग में, इस दावे को भी खारिज कर देता है, क्योंकि अगर नहीं आए थे तो फिर ये झड़प किस बात की हुई। और दूसरी बात ये भी कि दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, और ये भी दावा खारिज हो जाता है कि चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ से चले गए हैं, अगर चले गए हैं तो झड़प कैसे होती, एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डी-एस्केलेटेड, और ये भी दावा कि जो सिचुएशन है अब वो डी-एस्केलेट हो रहा है, तनाव वहाँ कम हो रहा है। इन सब दावों को मंडे की जो स्कर्मिशेज हैं, जो झड़प हैं, फाइट्स हैं, वो इन सब बातों को नकार देती हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गालवान क्लैश, सरकार को चाहिए कि गालवान में जो झड़प हुई है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पड़ताल करे, एंड पुट आउट क्लियरर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स लॉस्ट, और जो जीवन वहाँ गई हैं यानी जितने लोगों की जो मौत हुई है उनका सही पिक्चर सरकार जनता के सामने ला करके दे। अब क्लियरर यहाँ पे देखिए कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दैन भी नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है, फिर भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। तो कहने का मतलब कि कई बार सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि आप बिना कंपैरिजन के भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वो तब होता है जब आपको एक अंडरस्टूड कंपैरिजन करना होता है कि अंदर ही अंदर आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं पुराने स्थिति से। तो सरकार ने जो भी क्लियर पिक्चर दिया है उससे भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर सरकार अब दे। तो यहाँ पे पहले वाली पिक्चर क्लियर थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाहिए तो और क्लियरर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। और ट्रू ट्रिब्यूट टू दो सोल्जर्स विल नॉट ओनली इंक्लूड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जो सही श्रद्धांजलि है उन सोल्जर्स को, विल नॉट ओनली इंक्लूड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बीजिंग, वो सिर्फ इस बात से ही नहीं होगी कि बीजिंग इसके लिए जिम्मेवार हो कि उसने भारतीय सीमा में घुस करके भारतीय फौज के साथ झड़प की है, बट आल्सो इन्फोर्सिंग अ फुल ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम ऑल द एरियाज़, बल्कि बीजिंग को ये भी करना होगा कि जितने भी एरियाज़ हैं भारत के जहाँ पे उनके ट्रूप्स आए हैं उन ट्रूप्स को उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ऑक्यूपाइड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह में जो बीजिंग की ट्रूप्स ने जो एरिया पे को ऑक्यूपाई किया है वहाँ से उसको वापस जाना पड़ेगा।
बोथ द एमी एंड द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव रीअफर्म, दोनों भारतीय विदेश मंत्रालय और चाइनीज विदेश मंत्रालय ने इस बात को दोहराया है, स्वीकार किया है कि देयर कमिटमेंट टू डायलॉग एज ए मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग पीस, कि शांति बहाल करने के लिए डायलॉग बातचीत का होना जरूरी है और बातचीत करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। बोथ साइड्स मस्ट आल्सो एक्नॉलेज दैट, दोनों ही साइड्स को ये बात माननी पड़ेगी कि सिचुएशन इज़ प्रिकैरियस, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक है, एंड दैट द रिसेंट डेज इन पार्टिकुलर हैव अंडन, हाल के जो दिन हैं, खास करके हाल के जो दिन हैं, हैव अंडन डिकेड्स ऑफ पेन स्टिकिंगली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म, कि दशकों से वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म चल रहा था, एक दूसरे में विश्वास और प्यार मोहब्बत की जो बात चल रही थी, उस प्रयास को, उस मेहनत को इस हाल की जो घटना है इसने निष्फल कर दिया है, बेकार कर दिया है। विदाउट अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ दी स्टेटस को एंटी, जब तक वहाँ पे पूर्व स्थिति बहाल नहीं होती है, रिपैरेशन फॉर द कैजुअलिटीज़, और जो भी लोग मारे गए हैं उनके बारे में अगर सब कुछ ठीक ठाक सामने नहीं आता है या उनकी जिम्मेवारी नहीं ली जाती है, एज वेल एज सम ऑनेस्ट कमिटमेंट टू अबाइड फुल्ली बाय एनी एग्रीमेंट, और साथ में ऐसे एक समझौते के तहत दोनों ही सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो, ऑनेस्ट कमिटमेंट करे कि टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स। अगर ये सब कुछ नहीं होता है कि स्टेटस को बहाल नहीं होता है, कैजुअलिटीज़ के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं आती है, और साथ साथ कोई एक नए कमिटमेंट और ऑनेस्ट कमिटमेंट के द्वारा दोनों देश नहीं बनते हैं, तो बीजिंग के साथ तब तक बातचीत करना ये एक खाली शब्द है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए तो एडिटोरियल हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।